histolytica. Ant amoeba histolytica. Enteron, your intestinal parasite. This amoeba is your intestinal parasite which causes histolytica. See the name histolytica. Histo matlab tissues, lytica matlab lysis. This amoeba causes histolysis. टिश्यूज़ को डिकम्पोज डिग्रेड कर देता है ये, और उसकी वजह से वहाँ पर हो जाते हैं अल्सर्स. क्या बोलते हैं? अल्सर्स. So this is ant amoeba histolytica which causes the disease called as amoebiasis. क्या बोलते हैं? Amoebiasis या ant amoebiasis, sometimes also called as amoebic dysentery. Okay, loose motions with the blood is the significant character of this disease, identifying characteristic. Along with that, दूसरा है आपका कोर्स के अंदर trypanosoma. Sorry, trypanosoma. Trypanosoma is also a parasitic protozoan जो कि ब्लड के, ह्यूमन ब्लड के अंदर इनहैबिट करता है और बीमारी करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस. अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हिंदी में बोलते हैं निद्रा रोग. क्या बोलते हैं? निद्रा रोग. इसमें पेशेंट को पहले धीरे धीरे नींद आती है. नींद आने का जब टाइम होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंड अल्टीमेटली द पेशेंट कम्स अंडर द कोमा and finally death if not treated in the preliminary conditions. Okay. इसी प्रकार से trypanosoma ये है gambins. The species is called as trypanosoma gambins which causes African sleeping sickness. The other disease causing protozoan is protozoan is same trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi जो कि अमेरिकन सिकनेस या अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. उसके अलावा बैलेंटीडियम कोलाई. बैलेंटीडियम कोलाई, this protozoan, this is a ciliate. This is a ciliate. This डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग को बोलते हैं पैथोजेनिक, रोगजनक. ये क्या करता है? ये भी बॉडी के अंदर अल्सर्स टाइप सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है अमीबियासिस के जैसे. राइट. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये तो कुछ हो गए ये वाले. दूसरा आप पढ़ेंगे आगे प्लाज्मोडियम. क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मोडियम. Plasmodium is also a parasite, endoparasite. Okay, and the most important things is कि protozoans को एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में स्प्रेड होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेक्टर की. किसकी ज़रूरत पड़ती है? वेक्टर. वेक्टर इज़ अ मोड जिसके माध्यम से वो ट्रांसफ़र होता है, स्प्रेड होता है. खुद से प्रोटोजोन्स स्प्रेड नहीं होते. और यू हैव टेकन एन अनहाइजीनिक कंडीशंस इन योर रूटीन, दैट्स हाउ ऑल्सो ये इस तरीके से पास ऑन करते हैं. तो पॉइंट इज़ दैट प्लाज्मोडियम सबने पढ़ा होगा. प्लाज्मोडियम को बोलते हैं मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट. मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट ये आपके कोर्स में है और इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसका लाइफ साइकिल, पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम की जब लाइफ साइकिल स्टडी करेंगे. ओके. तो ये मैंने आपसे कुछ प्रोटोजोन्स, उनके जनरल कैरेक्टर्स, उनकी बात करी. ठीक है. अब मैं बात करूँगी जिस प्रकार से आप अलग अलग स्टिमुलाई के रिस्पॉन्ड करते हो, अलग अलग स्टिमुलाई के अगेंस्ट में या फेवर में रिस्पॉन्ड करते हो. फॉर एग्जांपल आपका हाथ किसी गर्म चीज़ के ऊपर लग जाता है, आप तुरंत पीछे खींच लेते हो. ठीक है. इट इज़ अ नेगेटिव, इट इज़ अ नेगेटिव मूवमेंट. तो दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. द हेडिंग इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई कि प्रोटोजोन्स किस तरीके का रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव देते हैं कि नेगेटिव देते हैं. दोनों तरीके के रिस्पॉन्स हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? लेट्स सी. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को बोलते हैं उद्दीपन, अलग अलग प्रकार के.
ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लाइट, रिस्पॉन्स टू लाइट। ये हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोन्स के बिहेवियर। क्या पढ़ रहे हैं? बिहेवियर स्टडीज फॉर डिफरेंट स्टिमुलाई, फॉर डिफरेंट स्टिमुलाई लाइट। ऐसा देखा गया है कि हर प्रोटोजोन को एक डिफ्यूज या ऑप्टिमम लाइट चाहिए होता है फॉर दी नॉर्मल वाइटल लिविंग। ठीक है, अच्छे से इनको अपना सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कंफर्म करने के लिए क्या चाहिए? एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस लाइट की इंटेंसिटी को, तीव्रता को हम तेज़ कर देते हैं तो प्रोटोजोन्स वहाँ से दूर, यानी अवे फ्रॉम द लाइट, अवे फ्रॉम द इंटेंस लाइट। जब आप किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जाते हो यानी उससे दूर जाते हो तो वो कहलाता है नेगेटिव रिस्पॉन्स। क्या कहलाता है? नेगेटिव। और जब आप किसी स्टिमुलस के फेवर में रिस्पॉन्ड देते हो यानी नियर टू द स्टिमुलस जाते हो तो उससे बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, राइट। अब इन मूवमेंट्स को बोला जाता है टैक्सिस। क्या बोला जाता है? ये जनरल शब्द है टैक्सिस। टैक्सिस का मतलब होता है स्टिमुलस के, स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करना, स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्ड करना। और रिस्पॉन्ड करने के लिए उसको मूव करना पड़ेगा। मूवमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, मूवमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं काइनेसिस। क्या बोलते हैं? काइनेसिस। ये दोनों शब्द को क्लियर कर लीजिएगा। तो पहला हमने क्या पढ़ा प्रोटोजोन्स का? लाइट, कि ये डिफ्यूज लाइट में अच्छे से बेटर लिविंग करते हैं कंपैरेटिवली हाई इंटेंस लाइट। जैसे ही लाइट की तीव्रता बढ़ जाएगी ये उस साइड से रिमूव या उस साइड से एस्केप करने लगेंगे। ठीक है। दूसरा है मैकेनिकल स्टिमुलाई। क्या है? मैकेनिकल। मैकेनिकल स्टिमुलाई मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टच, मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे अमीबा के केस में अगर मैं बात करूं कि अमीबा को अगर सपोर्ट मिलता है, कोई सॉलिड सपोर्ट मिलता है, तो वो किस प्रकार का रिस्पॉन्ड देगा? पॉजिटिव। क्योंकि अमीबा कैसे मूव करता है? विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। और सूडोपोडिया बनने के लिए साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को अडहर करने के लिए, चिपकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सबस्ट्रेटम की, तल की। तो इसीलिए अमीबा की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड सपोर्ट के ऊपर वो कैसा देता है रिस्पॉन्ड? पॉजिटिव। यानी वो उस पर अपने साइटोप्लाज्म को स्प्रेड करके सूडोपोडिया बनाकर अडहर करने की, आसंजन करने की कोशिश करेगा। और कौन सा स्टिमुलाई है मैकेनिकल स्टिमुलाई जिसके केस में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा? ऑफ कोर्स खाना, फूड। अगर अमीबा को फूड मिलता है, फूड इज अ सॉलिड पार्टिकल, और वो उसका फूड उसके फेवरेबल, उसके अकॉर्डिंग हुआ तो वो उस फूड को क्या करेगा? ग्रेस्प करेगा। ग्रेस्प करेगा तो उसके लिए वो उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव ये देखा गया है कि अगर साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स में ग्लास रॉड से अगर टच किया जाता है प्रोटोजोन्स को, दे मूव अवे, वो दूर जाने की कोशिश करते हैं। ओके, ये तो बात हो गई किसकी? मैकेनिकल स्टिमुलाई की। अब बात करते हैं केमिकल स्टिमुलाई की। किसकी? किसी भी रासायनिक पदार्थ के रिस्पॉन्स में, किसी भी रासायनिक पदार्थ को किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसके स्टिमुलस के परिप्रेक्ष्य में क्या रिस्पॉन्स आता है। अब केमिकल क्या हो सकता है? केमिकल स्टिमुलाई, अगर केमिकल उसका फूड मटेरियल है, केमिकल उसका फूड मटेरियल है, मतलब ऑर्गेनिक और कुछ उसके इनऑर्गेनिक पार्ट्स जो उसकी बॉडी के लिए उच्चतम है, सूटेड है, फेवरेबल है, तो उसके रिस्पॉन्स में आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा। ये हो गया एक प्रकार का। लेकिन दूसरे केमिकल्स में ये देखा गया कि जैसे सेलाइन यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, अगर पानी की बढ़ाई जाए तो वहाँ से प्रोटोजोन्स मूव करते हैं, मूव कर जाते हैं, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं। क्या करते हैं? नेगेटिव। क्योंकि ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अमीबा सर्वाइव या प्रोटोजोन सर्वाइव
नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, इसी प्रकार से ये देखा गया केमिकल स्टिमुलाई में जब भी पानी की पीएच चेंज होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पानी को बहुत एसिडिक या मैं पानी को बहुत अल्कलाइन कर दूंगी, तब भी प्रोटोजोन्स किस तरीके का रिस्पॉन्स शो करेंगे? नेगेटिव। दे विल मूव अवे फ्रॉम दैट सराउंडिंग्स जहाँ पर एसिडिक या अल्कलाइन कंडीशंस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज दीज कंडीशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट प्रोटोजोन। ये बात हो गई आपके केमिकल सॉरी स्टिमुलाई की। उसके बाद होती है टेम्परेचर। नॉर्मली प्रोटोजोन्स को जो टेम्परेचर चाहिए होता है, ना तो वो बिल्कुल लो होता है ना वो हाई होता है। दे सर्वाइव इन द मॉडरेट टेम्परेचर्स। जैसे ही टेम्परेचर में ड्रास्टिक इवेंट्स आना चालू होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो ये एक्टिव नहीं रह पाते, इनका डेसिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूँ और कोल्ड टेम्परेचर में ये इनएक्टिव होकर डेड हो जाते हैं। तो इनको चाहिए एवरेज टेम्परेचर टू सर्वाइव, नॉट हाई एंड नॉट लो। दूसरी बात आती है कौन सा रिस्पॉन्ड नंबर नेक्स्ट, ग्रेविटी। अगर अमीबा की बात करूं तो अमीबा किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा? ग्रेविटी के थ्रू, क्योंकि अमीबा को सबस्ट्रेटम चाहिए और सबस्ट्रेटम पे अटैच होने के लिए उसको ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना पड़ता है। लेकिन उसी तरफ अगर मैं पैरामीशियम की बात करूं तो पैरामीशियम इज़ अ गुड स्विमर। पैरामीशियम आसानी से तैरता है, सीलिया की हेल्प से तैरता है, तो पैरामीशियम देगा ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन सा? नेगेटिव, और अमीबा देगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव। So this is the whole scenario of the protozoans I have discussed today. Go through it, and in the next lecture I will discuss about Entamoeba histolytica and Plasmodium life cycle, which is very important. So stay tuned for the more lectures.